अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में एक इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे और ख़बर यह है कि वैगनर फ़ौज के सरबरा योगेनी प्रिगोजिन निजी तैयारा हादसे में हलाक हो गए हैं। ये तैयारा मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था कि उड़ान भरने के सिर्फ चंद मिनट बाद ही हादसे का शिकार हो गया। रूसी मीडिया ने तस्दीक की है कि तैयारे में अमले के 3 अरकान समेत 10 अफराद सवार थे, जिनमें वैगनर सरबराह भी शामिल थे। अच्छा नाज़रीन, ये जो वैगनर सरबराह हैं, ये रूस के लिए कितने अहम थे और यूक्रेन जंग में इनका कितना बड़ा किरदार था, उनकी मौत ने कई सवालात उठा दिए हैं। वैगनर फोर्सेस यूक्रेन पर रूसी हमले में शामिल थी, जिसने आपको बताएं कि बाखमूत समेत कई यूक्रेनी इलाके फतह करके वहाँ रूसी परचम लहराया था। चंद माह कबल वैगनर सरबराह के रूसी वज़ीर दिफा और फ़ौजी क़यादत से इख्तलाफात पैदा हुए तो उन्होंने अपनी फ़ौज को यूक्रेन से निकालने और मॉस्को की जानिब मार्च करने का ऐलान किया था, जिस पर बेलारूस ने सालसी करते हुए मुफाहमत करवा दी थी। इब्तदाई तौर पर वैगनर फोर्स ने अपने सरबराह की हलाकत का जिम्मेदार इदारों को ठहराया है, रूस को ठहराया है, और अमेरिकी सदर ने भी वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि रूस में ऐसा कुछ नहीं होता जिसमें पुतिन की मर्जी शामिल न हो। नाज़रीन, ये जो तैयारा हादसा है, इसके बाद यूक्रेनी फ़ौज ने रूस के ज़ेर कब्ज़ा अपने इलाकों की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी है। क्या वैगनर सरबराह की हलाकत के बाद यूक्रेन अपने इलाके वापस ले पाएगा और ये जंग किस समत जाने वाली है अब इस हलाकत के बाद? इन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे उनसे, लेकिन उससे पहले ये जो हादसा आज हुआ है, इस बारे में हमारी रिसर्चर्स की टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते। निजी फौज वैगनर ग्रुप के मुताबिक इसके सरबराह एक निजी जेट हादसे में हलाक हो गए हैं। उन्होंने रूस को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मॉस्को ने भी तस्दीक की है कि योगिनी हादसे का शिकार तैयारे में मौजूद थे। मीडिया के मुताबिक निजी फौजी ग्रुप वैगनर के बानी योगिनी इस कमर्शियल प्राइवेट जेट पर सवार थे जो रूस में गिरकर तबाह हो गया। इतलात के मुताबिक तैयारे में अमले के 3 अरकान समेत तमाम 10 अफराद हलाक हो गए हैं। रूसी हुकाम के मुताबिक बुध की शाम मॉस्को के शुमाल में गिरकर तबाह होने वाले एक प्राइवेट तैयारे में सवार मुसाफिरों की फहरिस्त में योगिनी प्रिगोजिन का नाम भी शामिल है। ये तैयारा मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था कि रास्ते में गिरकर तबाह हो गया। इब्तदाई तहकीकात के बाद जय हादसा से 8 लाशें मिल चुकी हैं। वैगनर से वाबस्ता टेलीग्राम चैनल ग्रे जोन ने योगिनी की मौत की तस्दीक करते हुए उन्हें एक हीरो और मुहिब्बे वतन करार दिया। पोस्ट में यह दावा भी किया गया कि वो रूस के गद्दार नामालूम अफराद के हाथों मारे गए। रूसी नशियाती इदारे के मुताबिक तैयारा मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था और मॉस्को के करीब ही हादसा पेश आया, जिसमें तमाम अफराद हलाक हो गए। रूस की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि तैयारा हादसे की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। 2 रोज कबल टेलीग्राम पर जारी किए गए एक मुबैना वीडियो में योगिनी प्रिगोजिन को दिखाया गया था, जिसमें वो अफ्रीका में किसी मकाम पर नजर आ रहे थे। बगावत के बाद ये उनकी पहली वीडियो थी। व्हाइट हाउस ने इस हवाले से तबसरा करते हुए कहा कि हमने भी खबरें देखी हैं और अगर इनकी तस्दीक होती है तो किसी को इस पर हैरत नहीं होनी चाहिए। रूस में ऐसा बहुत कुछ नहीं होता जिसमें सदर पुतिन का हाथ नहीं होता। यूक्रेनी सदर के मुशीर ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, ये वाज़ेह था कि पुतिन योगिनी को मिसाल बनाकर पेश करेंगे। बगावत की कोशिश के 2 माह बाद योगिनी और वैगनर की कमान को खत्म कर देने का मुजाहिरा सन 2024 के इंतखाबात से कबल पुतिन की जानिब से रूस के अशराफिया के लिए एक इशारा है। वैगनर फोर्सेस यूक्रेन पर रूसी हमले में शामिल थी, जिसने बाखमूत की जंग में कलीदी किरदार अदा किया था। लेकिन इस निजी फौजी ग्रुप और सरकारी रूसी फौज के दरमियान तनाज़ात उस वक्त बढ़ गए जब योगिनी ने अपनी फौज को यूक्रेन से निकालने और मॉस्को की जानिब मार्च करने का फैसला किया। इस कार्रवाई के दौरान वैगनर सरबराह ने रुस्तुफ ऑन डान नामी एक अहम शहर को अपने कब्जे में ले लिया था। मई 2023 में 62 साला वैगनर ग्रुप के सरबराह ने रूस की फौजी क़यादत के खिलाफ एहतजाज किया था। उन्होंने बिलखुसूस वजीर दिफा सरगई शोइगु और रूसी चीफ ऑफ स्टाफ पर जुबानी हमले किए थे। उन्होंने अपनी फौज के लिए रिस्क की कमी की शिकायत की थी और इल्जाम लगाया था कि रूसी फौज ने वैगनर ग्रुप की फौजियों पर फायरिंग की थी। रूस यूक्रेन जंग पर वैगनर सरबराह की हलाकत के क्या असरात मुरतब होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। ताहम यूक्रेन ने रूसी ज़ेर कब्जा अपने इलाके वापस लेने के लिए पेशकदमी तेज कर दी है। बिल्कुल नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसी वाक़ये पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं असद महमूद साहब, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, वीडियो लिंक पर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा असद साहब, आज जिस टॉपिक पे हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है वैगनर फ़ौज के सरबराह
युगेनी जो निजी तैयारा हादसे में हलाक हो गए हैं। नो डाउट अफसोसनाक खबर तो ये है ही है, क्योंकि उनके साथ 10 और अफराद जो हैं वो भी लुकमा अजल बने हैं। लेकिन ये फरमा दीजिएगा कि उनकी हलाकत कितना बड़ा वाक़या है जब हम यूक्रेन और रशिया की जंग के तनाजुर में इसको देखते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा हादसा है फ्रॉम एवरी एंगल, जो कि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है और इसके ऊपर जिस तरह के पैगामात भी आपने देखे हैं अमेरिका की तरफ से, जर्मनी की तरफ से, ये बाकी दूसरे ममालिक के लिहाज से आते हैं। इवन फॉर दैट मैटर जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं उनकी तरफ से भी जो पैगाम आया है कि वी गॉट नथिंग टू डू विद दिस, ये जो कुछ भी हुआ इट इज़ बेसिकली रशियन सॉइल के ऊपर हुआ और वो खुद ही जिम्मेदार हैं और रफली वो प्रेसिडेंट पुतिन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बट हाँ, ये कह सकते हैं आप कि मतलब ये वैगनर ग्रुप जो है 2014 में अगर आप इसको देखें तो ये आए थे मार्ज़ वजूद के अंदर। बेसिकली इनको कहा तो ये जाता है जी कि ये रशियन जो फंडेड स्टेट फंड है उसको इस्तेमाल करके इस ग्रुप को बढ़ाया गया और फिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, यानी उन्होंने लीबिया में ऑपरेट किया, सीरिया में ऑपरेट किया और अफ्रीका के अंदर भी आप इनको देखते हैं। 2-3 दिन पहले जो वीडियो भी लीक हुई उसके अंदर पता ये चला जी कि ये जो वैगनर के जो कमांडर थे जिनके भी डेथ हुई है तो ही वाज देयर इन अफ्रीका एंड ही सेड जी कि हम अफ्रीका के अंदर जो रशियन इंटरेस्ट है उसको हम सारे का सारा लुक आफ्टर करने जा रहे हैं। तो ये तो जनरली कहा जा सकता है कि यस सीरियसली सेटबैक आप इसको कहते हैं। वाई बिकॉज जहाँ पर आप समझते थे कि बैरून मुल्क अगर आप मुदाखलत उस तरीके से नहीं हो सकती रशिया की तरफ से, तो ये इनके बिहेस्ट के ऊपर ये एक लिहाज से काम ये ग्रुप एक लिहाज से करता था। लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने ये भी देखना है कि 23-24 जून को जिस तरह का रिवॉल्ट आपने देखा था अगेंस्ट रशिया और प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ इन्हीं वैगनर कमांडर की तरफ से, और फिर बेलारूस को बीच में मुदाखलत करना पड़ी थी, तो वो 2 दिन जो थे वो पूरी दुनिया आप समझते हो स्पेशली रशिया जो है वो हिल के रह गया था कि नो व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। अच्छा, असल सब यही वजह है ना कि वो जो इख्तलाफ हुआ था, चाहे वो 2 रोज़ा इख्तलाफ था, उसके बाद जो है अब इनकी हलाकत और उस पर हम देख रहे हैं कि अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो ये रिएक्शन दे रहा है कि जी रशिया में तो रशियन प्रेसिडेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ हो ही नहीं सकता, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उनका इस हादसे के अंदर हाथ ना हो। अमेरिका की जानिब से इस पैगाम को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है और कोई शक नहीं, ज़्यादा स्टेटमेंट जो की तरफ से एक लिहाज से आई है तो ये कह सकते हैं ना कि इसमें कोई शक नहीं, अगर 99 से लेके 2023 अब है तो प्रेसिडेंट पुतिन इज इन कोई किसी कैपेसिटी के अंदर ही इज द प्रेसिडेंट पुतिन से पहले जो इतनी खराब सिचुएशन थी रशिया की उसको उन्होंने बड़ा एक लिहाज से इम्प्रूव किया। बट सर्टली फिर वो ट्रैप के अंदर भी आपने प्रेसिडेंट पुतिन का आते देखा। यूक्रेन के अंदर जो सिचुएशन हुई, यूक्रेन के अंदर वॉर को आप देखें ऑलमोस्ट 1.5 साल होने को आ रहा है, वो भी खत्म होने में नहीं आ रही। ये अलग चीज है कि यूक्रेन आपको बिल्कुल तबाह बर्बाद होता नजर आ रहा है, बट इसके बावजूद थिंग्स आर गोइंग ऑन। और ये बिल्कुल इसमें तो कोई चीज नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन के बारे में ये कहा जाता है कि ना तो वो भूलते हैं ना वो मुआफ करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पर ये तो बड़ा अर्ली नहीं है, देखें अभी तो इसकी तहकीकात ही नहीं हुई ना, तो कैसे कोई ये कह सकता है कि इसमें फ़लाँ शख्स मुलव्वस हो सकता है? बहुत सारे तैयारे दुनिया में गिरते हैं, बहुत सारी आम शख्सियात जो हैं उनमें हलाक हो जाती हैं, जान से चली जाती हैं, बाज़ औक़ात पायलट की कोई ना कोई गलती होती है, बाज़ औक़ात तैयारे में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होते हैं। चलिए अब ये हादसा हो गया तो इसमें ये कहना तो बिल्कुल किसी तौर सही नहीं है कि इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो रशियन प्रेसिडेंट पे जाती है। जी, मैं आसमा आपसे ये कह रहा था कि जिस तरह के बयानात भी आप देखते हैं ये तो ओवरऑल आपको प्रोपेगेंडा नजर आता है ना, वेस्टर्न प्रोपेगेंडे की आप बात करते हैं, साइबर वारफेयर की बात करते हैं, रशियन प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है उसको एक लिहाज से नीचा करने वाली बात। लेकिन जनरली देखने की बात ये है कि अगर ये इस वक्त वैगनर कमांडर की अगर डेथ हुई है तो उसमें फ़ायदा किसको हुआ है? आप ये देख लें कि जिस तरह इनका रशियन जो वॉर थी या यूक्रेन की जो वॉर थी तो उसमें जो कामयाबियां मिली वो तो बेसिकली इट वाज जो वैगनर ग्रुप है उसका बहुत बड़ा एक लिहाज से हाथ था इसके अंदर। तो और ठीक है वो आप म्यूटिनी की बात जरूर करते हैं लेकिन इसके बाद तो चीजें सबसाइड हो गई थी और उसी तरीके से वो ट्रुप्स एक लिहाज से काम कर रहे थे। अब तो प्रॉब्लम ये होगी कि भाई देयर कमांडर इज नो मोर देयर, अब ये सारे जो ट्रुप्स हैं ऑलमोस्ट को 50,000 के करीब इनकी स्ट्रेंथ आती है, तो इन ट्रुप्स को उन्होंने किस तरीके से मैनेज करना है कि जब उस तरह की लीडरशिप नहीं होती फिर सर्टली उनको भी एक लिहाज से डिस्टर्ब करने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा ख्याल है जिस तरह का ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड है रशिया का या फिर प्रेसिडेंट पुतिन का
नो, हिज फर्स्ट प्रायोरिटी इज गोइंग टू बी सर्टी ही गो फॉर ऑल आउट इन्वेस्टिगेशन, जो आपने तस्करा भी किया। लेकिन उससे हट के मैं समझता हूँ कि अब ये है कि वैगनर ग्रुप को किसी तरीके से डायरेक्टली वो मॉस्को के नो कंट्रोल के अंदर वो लेना चाहेंगे, बिकॉज वो इस तरह की चीजों को बार लेकिन बार अगर वहां से अफोर्ड कर नहीं सकते। अगर वहां से और जब रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है तो क्या ऑप्शन है रशिया के पास पर? देखिए ना, रेजिस्टेंस मैं इसको जनरली अगर देखूं तो अगर ये इस तरह का ग्रुप है, अगर रशियन स्टेट इसको फंड कर रही है, वेपन्स दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग थी, जी बेलारूस जी ने बीच में इन्वॉल्व हुआ, एक लिहाज से मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हुई, तो जो फैसिलिटीज हर चीज अगर रशियन गवर्नमेंट दे रही है, उससे हटके वो क्या करेगा वो ग्रुप? अगर वो उनके अगेंस्ट जाते हैं तो उनका तो सर्वाइवल एक लिहाज से मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो और जाएगा। सर्टनली विदाउट अ कमांडर तो नेचुरली दे कैन नॉट सर्वाइव। तो मैं ये बिलीव करता हूं कि एक बेटर सेंस उनके हिसाब से प्रिवेल करेगा। इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द रशिया और द व्लादिमीर पुतिन आल्सो, और फिर वैगनर ग्रुप की कि किसी तरीके से इस तरह की वर्किंग स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि जिसके अंदर रशियन स्टेट उनको सही मानों में ऑन करती है एक लिहाज से, और टिल सच टाइम ये जो वॉर चल रही है यूक्रेन की, वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती, ये ठीक है। इसी तरह के साथ चलेंगे। और फिर मैं समझता हूँ कि अगले इसके बाद जो सिचुएशन होती है, सीइंग द ओवरऑल सिनेरियो इन द वर्ल्ड, तो वैगनर ग्रुप को इस तरीके से लेके चलेंगे। दिस व्हाट आई फील। ठीक है, लेकिन हम देख ही रहे हैं कि जिस तरह से यूक्रेन ने कहा है कि हम अपने इलाके जो हैं कब्जा शुदा उनको वापस लेने के लिए अब हम पेशकदमी तेज़ कर रहे हैं। उनकी हलाकत के बाद ये ख़बर जो है वहाँ से यूक्रेन से आ रही है, तो यूक्रेन को ऐसा लग रहा है कि इस हलाकत के बाद ये बड़ा मौका है उनके लिए कि रशिया की सारी तवज्जो जो है वो भी इस मामले की तरफ हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इस वीकनेस का फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन हमें वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा, लेट्स सी क्या होता है इसके बाद। बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे। वैगनर ग्रुप के सरबराह की आज हलाकत हुई है तैयारा हादसे में, उसी हवाले से हम आपको डिटेल्स जो है आपसे शेयर कर रहे थे। तज्जिया भी देखा आपने असद महमूद साहब का। मज़ीद खबरें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। बर्र सग़ीर के मुसलमानों की जिद्दोजहद आज़ादी का पैगाम, पैगाम पाकिस्तान। इक़बाल के ख्वाब की ताबीर, पैगाम पाकिस्तान। पैगाम पाकिस्तान क़ायद आज़म के नज़रियात और अफ़कार का तसलसल। पैगाम पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम की इज्तिमाई दानिश की मुत्तफ़िक़ा आवाज़। पैगाम पाकिस्तान है पाकिस्तानी कौम के सुनहरी और ताबनाक मुस्तक़बिल की बुनियाद। पैगाम पाकिस्तान है वतन अज़ीज़ के मुमताज़ रहनुमा, स्कॉलर्स और अहले दानिश के मुत्तफ़िक़ा रहनुमा दस्तावेज़। आप देखेंगे PTV होम पर पैगाम पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताना हमें यह है कि G7 का मुकाबला करने के लिए ब्रिक्स में तौसी का ऐलान कर दिया गया है। सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, अर्जेंटाइन और एथोपिया को ब्रिक्स ममालिक में शमूलियत की दावत दे दी गई है। ब्रिक्स एलामिया के मुताबिक इन मुल्कों की रुकनीत का इतलाक़ 1 जनवरी 2024 से होगा। 2010 के बाद ब्रिक्स में ये पहली तौसी होगी। नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका में मुनक़िदा 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में बड़े फैसले किए गए हैं, जिनके मुताबिक ब्रिक्स ने एक ऐसी दुनिया की तामीर के लिए नए बाब का आगाज़ किया है जो मुनसिफाना हो, जहाँ इंसाफ की बात हो, और एक ऐसी दुनिया जो जामे और खुशहाल हो। एलामिया के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक के वज़राए ख़जाना और स्टेट बैंक गवर्नर्स तिजारती अदायगी डॉलर के बजाय मकामी करेंसीज़ में करने के हवाले से राह हमवार करेंगे। तरक्की पजीर मईशतों को मुतासर करने वाले मसाइल पर जामे बातचीत की जाएगी। चीनी सदर ने आलमी तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया, तो रूसी सदर पुतिन ने भी इत्तेफाक किया कि वे यूक्रेन जंग का पुरअमन अंदाज में खात्मा चाहते हैं। तवक्को की जा रही है नाज़रीन के सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की शमूलियत के बाद ब्रिक्स 2040 तक आलमी मईशत का 44% हिस्सा होगा और G7 को पीछे छोड़ देगा। इस पर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनका तज्जिया यकीनन आपसे शेयर करेंगे क्योंकि इंतहाई अहम खबर है। लेकिन इसी खबर पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, एक पैकेज है, पहले वो आपको दिखाते हैं।
चीन, ब्राजील, रूस, भारत और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ब्रिक्स ग्रुप का 15वां सरबराही इजलास 22 अगस्त से 24 अगस्त तक जनूबी अफ्रीकी शहर जोहान्सबर्ग में हुआ। इस अहम इजलास में गरबी ममालिक के बैंकारी निज़ाम के खिलाफ एक जदीद तरक्याती बैंक के क़याम, बुलाक की तोसी, डॉलर से छुटकारे और रूस यूक्रेन तनाज़ समेत दीगर उमूर ज़ेर बहस आए। ब्रिक्स के मेजबान जनूबी अफ्रीकी सदर रामाफोसा ने मीडिया ब्रीफिंग में सरबराही इजलास के इनाकाद को कामयाब करार देते हुए बताया कि ब्लॉक की तौसीक करते हुए ब्लॉक में मजीद शामिल होने वाले ममालिक का ऐलान किया। इलाकाई तरक्की, मुश्तरका करेंसी में तिजारत और सरमायाकारी के फरोग के लिए ब्रिक्स वज़राए खजाना, मरकजी बैंक के गवर्नर्स को बाहमी मुशावरत से अगले इजलास तक रिपोर्ट पेश करने पर इत्तेफाक किया है। We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from the 1st of January 2024. बुलाक ने तनाज़ात के पुरअमन और मुनसिफाना हल के लिए सिफारतकारी, मुज़ाकरात और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के उसूल की तामीर पर जोर दिया। चीनी खबर इदारे के मुताबिक चीनी सदर का कहना था कि बैनुल अक़वामी कवानीन ताकतवर ममालिक की तरफ से अहकामात पर मबनी नहीं बल्कि आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की बुनियाद पर तमाम ममालिक को मुश्तरका तौर पर बनाने और बरकरार रखने चाहिए। उन्होंने तजवीज़ दी कि हमें मज़ीद ममालिक को इस ब्लॉक में शामिल होने देना चाहिए। आलमी दर्ज हुक्मरानी को मजीद मुनसिफाना और माकूल बनाने के लिए हिकमत अमली बनानी चाहिए। रूस यूक्रेन तनाज़े को पुरअमन तौर पर खत्म करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की पासदारी पर जोर दिया और कहा कि वो जंग का पुरअमन अंदाज में खात्मा चाहते हैं। ब्राजीलियन सदर का कहना था कि ब्रिक्स ममालिक की बढ़ती हुई तादाद मास्को और कीव के साथ बराह रास्त राब्ते में मसरूफ है ताकि वो फौरी जंगबंदी, मुनसिफाना और दायमी अमन के लिए मौसर किरदार अदा कर सकें। जनूबी अफ्रीकी सदर रामाफोसा ने इस बात का यादा किया कि आलमी अमन और इस्तेहकाम जनूबी अफ्रीका की तरजीह है। तनाज़ात के पुरअमन और मुनसिफाना हल के लिए सिफारतकारी, मुज़ाकरात और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के उसूल की तामील ज़रूरी है। रूसी सदर पीटर ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब में मगरबी ममालिक को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कुछ ममालिक की दुनिया पर अपनी बालादस्ती और तसल्लुत बरकरार रखने की ख्वाहिश से यूक्रेनी बहरान पैदा हुआ। हम तो यूक्रेन में जंग खत्म करने के इक़दामात कर रहे हैं। ब्रिक्स की जानिब मगरिब की बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल पोलराइजेशन के दौर में चीन और रूस की कोशिशों के बाद ब्रिक्स ने भी अपने आलमी ताकत को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। अरब मीडिया के मुताबिक तेल बरामद करने वाले ममालिक में सर फहरिस्त सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की शमूलियत से तौसीह शुदा ब्रिक्स 2040 तक आलमी मीशत का 44% हिस्सा होगा, जो कि ग्रुप ऑफ 7 की मजमूई घरेलू पैदावार के मुतवक्के 21% को पीछे छोड़ देगा, जैसा कि ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की पेशगोई है। नज़र रिपोर्ट आपने देखी। सारे मामले पे बात करेंगे। हुमायूं खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। वीडियो लिंक पे उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब, आप ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा हुमायूं साहब, पहले तो ज़रा ये ब्रिक्स ब्लॉक के हवाले से हमें ये बता दीजिएगा, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि अब बड़े बड़े ममालिक जो हैं, ज़ाहिर है पहले भी इसमें बड़े अहम ममालिक थे, लेकिन अब सऊदी अरेबिया है, ईरान है, मिस्र है, मुत्तहिदा अरब अमारात जैसा मुल्क है, ये इसमें शामिल हो गए हैं। क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? पहले तो ज़रा मुझे और मेरे नाज़रीन से ये प्लीज़ हमें समझाइएगा। जी थैंक यू आसमा। मेरा ख्याल है इस वक्त दुनिया की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और जिसका आपकी रिपोर्ट में भी जिक्र था और आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, G7 के ममालिक हैं जो पहले शायद G8 कहलाया करते थे जब रूस उसका हिस्सा नहीं था। तो ये उसके साथ अगर हम देखें तो ये ग्लोबल साउथ के जो ममालिक हैं जो इसका हिस्सा है, ब्राजील है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, रशिया है और चाइना है, ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक था, लेकिन ये ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता था। और 2019 में इसका स्टार्ट हुआ और आज इसका 15वां जो है, या एक दिन पहले जो इसका 15 समिट था जो 3 रोजा था और साउथ अफ्रीका के अंदर इसका इनकाद हुआ, उसमें जिस तरह आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया और आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, नए ममालिक को जो है वो इनवाइट किया गया। इसमें तकरीबन 67 के करीब ऐसे ममालिक थे जिनको इस दफा दावत दी गई, जो कि अफ्रीका के अंदर भी थे, मिडल ईस्ट के अंदर भी थे, एशिया के अंदर भी थे, ग्लोबल साउथ के तकरीबन तमाम ममालिक को जो है ना
उसमें इनवाइट किया गया, और ये ब्रिक्स और अफ्रीका की एक आउटरीच कह लें, ब्रिक्स प्लस कह लें, ये थे। और इसमें जो है तकरीबन 6 ममालिक जो हैं, और ये पहली दफा हुआ कि ब्रिक्स को जो है एक्सटेंड किया गया। अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट। अब अगर आप इन 3 ममालिक जो आप ले लें, अगर हम मिडल ईस्ट और हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ले लें, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं, ये बहुत बड़ी जो है इकोनॉमिक पावर भी हैं, और मिडल ईस्ट के अंदर और साउथ एशिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा इनका जो रोल है। ये ओपेक का भी हिस्सा है, ओपेक प्लस का भी हिस्सा है। तो इस जो ये ब्रिक्स का जो ये समिट था, और इसमें जो इसको एक्सटेंड किया गया, इसमें 2-3 चीजें जिस तरह आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया, इनिशिएटिव ली गए। एक जो है नया जो है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है एनडीबी जिसको कहा जा रहा है, वो किया गया रूस के सदर की तरफ से, और फिर बाकी जो उन्होंने चूंकि वर्चुअली ज्वाइन किया, बड़ी सारी अहम चीजें की गई हैं। लेकिन ये यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, ये ब्रिक्स ग्रुप का जो बैंक है, ये आलमी मालियाती बैंक का मुकाबला कर पाएगा? ये जो अपनी अपनी करेंसीज में तिजारत के लेन देन की बात हो रही है, ये पॉसिबल भी होगा? और अगर होगा तो ये कितना नुकसानदेह और कितना फायदा मंद रहेगा डॉलर को छोड़ने के बाद? देखें, इस वक्त तो जो मौजूदा सिस्टम है और जो इंटरनेशनल सिस्टम है, वो वेस्टर्न लेड सिस्टम है, और उस वेस्ट को जो रिप्रेजेंट करता है वो फ्री वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और उसमें डॉलर जो है, और अमेरिका की इस वक्त की भी जो बहुत बड़ी ताकत है, ये जो उसकी इकोनॉमिक पावर है, ये जो मिलिट्री पावर है, उसका एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो डॉलर है। दुनिया के तमाम जो करेंसीज हैं, ये जो तमाम जो जिनको पैक किया जाता है, या जो ट्रेड होती है ऑयल एंड गैस में कर लें, गोल्ड की जो मुख्तलिफ ट्रेड है, या बाकी जो कमोडिटी ट्रेड है, वो डॉलर में होती है। 90 या 90+% या 95% कर लें। अब आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ चीजों में हमने देखा कि रूबल के अंदर हुआ, युआन के अंदर हुआ, विच इज स्टिल वेरी लिमिटेड। ब्रिक्स का ये जो फैसला, ये जो एलामिया है, ये अब आइंदा आने वाले वक्त बताएंगे। और जिस तरह आपकी ने इंट्रोडक्शन में भी कहा, रिपोर्ट में भी जिक्र हुआ, अगर ये आइंदा आने वाले दिनों में दुनिया का 40% जो है वो जीडीपी का हिस्सा बन रहे हैं, और इनके मुल्क जो हैं, और फिर वो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो कि चाइना को अगर लिया जाए तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक पावर, या जो वो जिसको वो फैक्ट्री कहा जाता है दुनिया की, वो है। फिर दुनिया के तेल या गैस ममालिक जो पैदा करने वाले हैं, वो इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। और फिर दुनिया की कंजम्पशन के मुकाबले में अगर हम देख लिया जाए, जिसमें इंडिया है, चीन है, और बहुत सारे ऐसे ममालिक है जो कि ह्यूज पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये दुनिया की 1/2 अक्सरियत बन जाएंगे अगर ये जाहिर है बड़ा अहम इसका किरदार होने वाला है। लेकिन एक और चीज़, आलमी तनाज़ात, उसमें अगर इसका अहम किरदार हो जाता है तो डेफिनेटली वो पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा है। चाइना जिस तरह से ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत उसने $10 बिलियन इमदाद का और खुसूसी फ़ंड का ऐलान कर दिया, नो डाउट बहुत बड़ी एक एफर्ट है दुनिया में तरक्की के लिए। लेकिन दुनिया में तरक्की और दुनिया में जो तरक्की का अमल है वो जुड़ा है दुनिया के अमन के साथ। अमन को लेकर ये ग्रुप जो है, ब्रिक्स ग्रुप, ये कुछ कर पाएगा? क्योंकि आज जो इनकी बातें हुई हैं आपस में, उसमें तय ये किया गया है कि आलमी कवानीन के मुताबिक और अक़वाम मुत्तहिदा के जो भी एक चार्टर है उसके मुताबिक जितने भी तनाज़ात हैं उनको हल किया जाएगा। ये पॉसिबल हो पाएगा, या ये बहुत सारे जो दीगर ममालिक वादे करते रहे हैं उसी तरह से रहेगा? और अगर ये पॉसिबल बना लिया जाता है, बहुत सारे तनाज़ात ख़त्म हो जाते हैं। ख़ासतौर पर जैसे हमने देखा, रशियन प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि ठीक है जी, वो यूक्रेन जंग ख़त्म करने पर आमादा हैं। तो ये तो बहुत बड़ा बयान है, इसको किस तरह से देखते हैं हुमायूं साहब? आसमा, मेरा ख्याल है ये एक नई शुरुआत होने जा रही है जिसकी एक्सपेंशन है। जी जी। और इसमें जिन आपने इनिशिएटिव का जिक्र किया, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का, उसके साथ एक बहुत बड़ा आंसर अगर हम साउथ एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या मिडिल ईस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, जिसमें आज जब चीनी सदर ने ईरान सदर को मुबारकबाद दी और साइड लाइन के ऊपर उनकी वो हुई, तो उसमें बहुत सारे ममालिक ने इस चीज को जो है सराहा कि चीन ने एक बड़ा लीडरशिप का रोल इख्तियार करते हुए ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का जो एजेंडा प्रेसिडेंट शी ने दिया, उसके तहत ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो है कशीदगी खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है वो किया। उसी के साथ सीरिया को ले लें, उसी के साथ मिडल ईस्ट के बाकी ममालिक को ले लें, तो ये ऐसा एक अच्छा इनिशिएटिव था। फिर हमने इसके साथ जो दूसरी बड़ी बात देखी, और आपके सवाल के अंदर ही इसका जवाब है कि चाइना ने जो 3-4 इनिशिएटिव दिए हैं, ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सिविलाइजेशन और इको सिविलाइजेशन, से बढ़ के जिसका हम सबसे बड़ा हिस्सा है वो है बेल्ट एंड रोड जो है।
تو اگر چین اس کا حصہ ہے اور دنیا کے 155 سے زائد ممالک اس کا حصہ ہیں، جو کہ سارے برکس کے ممالک بھی ہیں، انڈیا کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس میں سے نکال دیں، لیکن تقریباً باقی سارے انڈیا بھی ایک سینس میں اس کا حصہ ہی ہے، کیونکہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کا وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈونر بھی ہے اور اس کا بھی ہے، تو ان سینس وہ اس کا حصہ ہے۔ تو اس سینس میں لگتا یہی ہے کہ یہ جو ابھرتا ہوا بلاک ہے، یہ شاید ایسی کوششیں کرنے میں کامیاب ہو جس میں اس وقت دنیا کے جو بڑے مسائل ہیں اس میں یوکرین اور رشیا کا جو ہے تنازع، جس میں رشیا کی جنگ یوکرین کی ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ چائنا نے آلریڈی 12 نکاتی ایک ایجنڈا دیا ہوا ہے دونوں ملکوں کو۔ اس کے علاوہ ہم نے ان کے گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو نے دیکھا کہ یعنی ہم اس سے وابستہ کر سکتے ہیں، اور یہ برکس بلاک جو ہے جس میں 6 نئے اور ممالک شامل ہو گئے ہیں، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں بہت زیادہ اچھی جو سٹیپس ہیں وہ لیتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا، یعنی اچھے کی ہی ہمیں اس سے امید رکھنی چاہیے، اور ظاہر ہے اس کے اعلانیے میں کہا بھی یہی گیا ہے۔ بہت شکریہ ہمایوں صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کر لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ خطے میں اقتصادی شراکت داری دیرپا امن سے مشروط کیوں؟ ہندوتوا کے نشے میں دھت سیکولر بھارت کا کیا ہوگا؟ کیا معاشی گرداب سے نکلنے کا واحد راستہ چارٹر آف اکانومی ہے؟ اقتدار کی سیاست کے لیے ریاست نشانے پر کیوں؟ ان پیچیدہ معاملات اور ان محرکات کو جاننے کے لیے بحیثیت قوم ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا۔ دیکھیے پروگرام سوچنا ہوگا جمعہ اور ہفتہ شام 4:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کریں گے جاپان کی، جس نے نیوکلیئر پلانٹ سے تابکار پانی بحر الکاہل میں چھوڑ دیا ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم نے 1 ملین میٹرک ٹن پانی کو سمندر میں بہانے کا حتمی فیصلہ دورہ امریکہ کے بعد کیا تھا۔ جاپانی حکومت نے 2 سال قبل اس منصوبے پر دستخط کیے اور گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے نے اسے گرین سگنل بھی دیا تھا۔ 2011 میں سونامی سے تباہ ہونے کے بعد فوکوشیما جوہری پلانٹ کو بند کرنے کے سمت میں یہ اخراج ایک اہم قدم ہے۔ جاپان کے وزیر ماحولیات کا کہنا ہے کہ تابکاری پانی چھوڑنے والے علاقے کی نگرانی کی جائے گی اور پانی کے اس اخراج میں 30 سال لگ سکتے ہیں۔ ناظرین، جو تابکاری پانی ہے، اس کے اخراج کو خود جاپان کے عوام نے قبول نہیں کیا اور احتجاج کے ذریعے اس حکومتی فیصلے کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ اس اقدام کے خلاف جنوبی کوریا اور ہانگ کانگ میں بھی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ چین میں سمندری خوراک کے پیشے سے منسلک افراد بھی پریشانی کا شکار ہیں، جس پر چینی حکومت نے جاپان سے سمندری غذاؤں کی درآمد پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ لیکن ناظرین، کیا جاپان کا یہ عمل واقعی سمندری حیات اور قریبی ممالک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، اور اس تابکاری پانی چھوڑنے کے کتنے بھیانک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اس پر آپ کو ایک پیکج دکھاتا ہے۔ جاپان کے فوکوشیما جوہری پلانٹ نے تابکار گندے پانی کو سمندر میں چھوڑنا شروع کر دیا۔ سونامی سے تباہ ہونے والے فوکوشیما نیوکلیئر پاور پلانٹ کے آپریٹر کا کہنا ہے کہ اس نے اپنا تابکار پانی کی پہلی کھیپ جمعرات کو بحر الکاہل میں چھوڑنا شروع کی ہے۔ یہ ایک متنازع قدم ہے، لیکن بڑھتے ہوئے تابکار پانی کے ذخیرے کے ساتھ جاپان کے جنگ کے لیے ایک سنگ میل ہے۔ پلانٹ کے کنٹرول روم سے لائیو ویڈیو میں ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی ہولڈنگز نے عملے کے ایک رکن کو ماؤس کے کلک سے سمندری پانی کی پمپ کو آن کرتے ہوئے دکھایا، جس سے اس متنازع منصوبے کے آغاز کی نشاندہی کی گئی، جو کئی دہائیوں تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ جاپانی حکومت نے 2 سال قبل اس منصوبے پر دستخط کیے اور گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے نے اسے گرین سگنل بھی دے دیا تھا۔ جاپانی ماہی گیر گروپوں نے منصوبے کی مخالفت کی ہے اور اس سے ان کی سمندری غذا کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچے گا۔
چین اور جنوبی کوریا نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے، جس سے یہ ایک سیاسی اور سفارتی مسئلہ بن جائے گا۔ پولیس نے اے ایف پی کو بتایا کہ فوکوشیما کے گندے پانی کے اخراج پر احتجاج کے دوران سیول میں جاپانی سفارتخانے میں داخل ہونے کی کوشش کرنے پر 10 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن جاپانی حکومت اور ٹیپکو کا کہنا ہے کہ پلانٹ کے ٹوٹنے کے لیے جگہ بنانے اور حادثاتی لیکیج کو روکنے کے لیے پانی کو چھوڑنا چاہیے۔ ٹریٹمنٹ کے ذریعے گندے پانی کو بین الاقوامی معیارات سے زیادہ محفوظ بنایا جائے گا اور اس کے ماحولیاتی اثرات نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ پھر بھی کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ تابکاری کے طویل مدتی اثرات پر توجہ کی ضرورت ہے۔ یونیورسٹی میں سینٹر فار ریڈیشن ریسرچ ایجوکیشن انوویشن کے ڈائریکٹر ٹونی ہاکر نے کہا کہ فوکوشیما پلانٹ سے خارج ہونے والا پانی محفوظ ہے۔ اقوام متحدہ کی تنظیم کا کہنا ہے کہ وہ خارج ہونے والے مادہ کے بارے میں لائیو ڈیٹا فراہم کرنے کے لیے ایک ویب صفحہ شروع کرے گا۔ پانی کا اخراج مارچ 2011 کے ایٹمی پگھلاؤ کے 12 سال بعد شروع کیا گیا۔ ٹیپکو کے ایگزیکٹو کا کہنا ہے کہ جوہری پانی کو ٹریٹمنٹ کے بعد جزوی طور پر ٹھنڈے پانی کے طور پر ری سائیکل کیا جاتا ہے، باقی کو تقریباً 1000 ٹینکوں میں ذخیرہ کیا جاتا ہے جو 98% بھر چکی ہیں۔ فشریز ایجنسی کے حکام نے بتایا کہ چین نے فوکوشیما اور 9 دیگر پریفیکچر سے جاپانی مصنوعات کی درآمد روک دی ہے۔ جے اے سی کے مطابق یہ فیصلہ چین کے فوڈ سیفٹی قانون، خوراکی درآمدات اور برآمدات کے تحفظ کے حوالے سے WTO کے معاہدے کی تعمیل میں کیا گیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فوکوشیما میں آلودہ پانی کو ٹھکانے لگانا جوہری حفاظت کا ایک بڑا مسئلہ ہے جس کے سرحد پار مضمرات ہیں۔ یہ کسی بھی طرح سے جاپان کا نجی معاملہ نہیں ہے۔ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم نے جاپانی حکومت پر زور دیا کہ جیسا اس نے بین الاقوامی برادری سے وعدہ کیا تھا، سائنسی معیارات پر سختی سے عمل کیا جائے اور اس کے بارے میں شفاف معلومات فراہم کی جائیں۔ دوسری جانب جاپان الیکٹرک پاور کمپنی کا کہنا ہے کہ اگر انہیں کوئی مسئلہ نظر آیا تو وہ فوراً اس عمل کو روک دیں گے۔ واضح رہے کہ فوکوشیما نیوکلیئر پاور پلانٹ کئی سال قبل سونامی سے شدید متاثر ہوا تھا۔ ناظرین، ویسے تو مہنگائی کے اثرات پوری دنیا پر دیکھے جا رہے ہیں، لیکن ایشیائی ممالک میں یہ مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ ایشیائی ملکوں کے عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ میں انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ کرونا وبا کے دیر پا اثرات اور بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے نے خطے کے مزید 6 کروڑ 80 لاکھ افراد کو انتہائی غربت میں دھکیل دیا ہے اور یہ تعداد بڑھ کر 22 کروڑ 38 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ زیادہ تر ممالک میں مہنگائی کی شرح گزشتہ کئی برس کی بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک یہ خدشہ بھی ظاہر کر رہا ہے کہ اگر پیش کی اقدامات نہ کیے گئے تو 2030 تک ایشیا کے 1 ارب 26 کروڑ لوگ بدترین معاشی حالات سے دوچار ہو جائیں گے۔ لاکھوں بچے تعلیم اور صحت جیسی سہولیات سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے حکومتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ غریب افراد کو معاشی مسائل کے دلدل سے نکالنے کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں۔ مہنگائی کے اثرات سے نبرد آزما افراد کا گزر بسر کس قدر مشکل ہو چکا ہے اور انہیں کھانے پینے کے ساتھ کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، اس پر ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس کووڈ-19 کی وبا کے ساتھ ہی مہنگائی کی بڑھتی شرح کی وجہ سے ایشیا میں 68 ملین افراد انتہائی غربت کا شکار ہو گئے ہیں۔ گزشتہ برس ترقی پذیر ایشیائی ممالک میں 155.2 ملین افراد انتہائی غربت میں زندگی گزار رہے تھے اور یہ تناسب خطے کی آبادی کا 3.9% بنتا ہے۔ افراط زر کے لیے 2017 کی طے شدہ قیمتوں کی بنیاد پر انتہائی غربت کی تعریف یہ ہے کہ یومیہ $2.1 سے بھی کم رقم پر زندگی گزاری جائے۔ کورونا کی وبا اور جغرافیائی سیاسی تناؤ میں اضافے نے پچھلے کچھ سالوں میں سپلائی لائنوں میں خلل ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں افراط زر کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ 2021 میں ADB نے ایک برس پہلے سے موازنہ کر کے یہ تخمینہ پیش کیا تھا کہ کورونا کی وبا سے پہلے کے مقابلے میں کووڈ کی وجہ سے 80 ملین افراد انتہائی غربت میں چلے گئے تھے۔ صحت اور روزمرہ کے اخراجات بڑھنے کی وجہ سے ایشیا کے ترقی پذیر ممالک میں خواتین غیر متناسب طور پر متاثر ہوئی ہیں۔ اس کے سبب ان کی زندگی میں طویل المدت بہتری کے امکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ADB کی چیف اکانومسٹ البرٹ پارک نے بتایا کہ ایشیا اور بحر الکاہل خطے میں مستقل بہتری ہو رہی ہے، تاہم یہ دوہرا بحران غربت کے خاتمے کی طرف پیش رفت کو کمزور کر رہا ہے۔ غریبوں کے لیے سماجی تحفظ کے ذرائع کو مضبوط کرنے نیز ایسی سرمایہ کاری فروغ دینا ہوگا جو ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرتی ہوں۔
اس سے خطے کی حکومتیں دوبارہ ٹریک پر آ سکتی ہیں۔ بڑھتی مہنگائی سے سب سے زیادہ غریب لوگ متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ وہ خوراک، ایندھن اور دیگر اشیاء ضرورت کی زیادہ قیمتیں ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اس سے ان کی آمدن میں بھی کمی آتی ہے۔ اس کی وجہ سے صحت کی دیکھ بھال، تعلیم یا دیگر اخراجات کے لیے ان کے پاس پیسے ہی نہیں بچتے، جو طویل مدت میں ان کی صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس صورتحال سے خواتین بھی متاثر ہوئی ہیں، کیونکہ وہ مردوں کے مقابلے میں کم کمانے کے ساتھ ساتھ بلا معاوضہ بھی کام کرتی ہیں۔ اے ڈی پی کا کہنا ہے کہ کم آمدنی کے علاوہ غریب لوگ ضروری سامان اور خدمات تک رسائی کے لیے پریمیم بھی ادا کرتے ہیں۔ کم آمدن والے گھرانوں کو اکثر اشیاء کم مقدار میں خریدنا پڑتی ہیں، جو زیادہ مقدار میں خریدنے سے قدرے سستے مل سکتی ہیں۔ وہ ایسی بستیوں میں رہنے پر مجبور ہیں جہاں انہیں صحت کے زیادہ خطرات لاحق ہیں۔ اس سے ان کی صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ رپورٹ میں ایسے طریقے تجویز کیے گئے ہیں جن سے ایشیائی حکومتیں زندگی گزارنے کی لاگت کے بحران سے نپٹنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ اس میں سماجی تحفظ کے نظام کو مضبوط بنانا، زرعی ترقی کے لیے سپورٹ میں اضافہ، مالیاتی خدمات تک رسائی کو بہتر بنانا، بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کو ترجیح دینا اور تکنیکی جدت کو فروغ دینا شامل ہیں۔ اے ڈی بی کا تخمینہ ہے کہ ایشیائی آبادی میں سے تقریباً 3 میں سے ہر ایک شخص یا 1.26 بلین افراد 2030 تک معاشی مسائل سے دوچار ہوں گے۔ ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد ہندوستانی طلبہ دنیا بھر میں بھارت کی سبکی کا باعث بننے لگے۔ امریکہ نے 21 بھارتی طلبہ کو جعلی ویزوں کی وجہ سے ڈیپورٹ کر دیا۔ بھارتی طلبہ کے خلاف کارروائیاں اٹلانٹا، شکاگو اور سان فرانسسکو ایئرپورٹس پر کی گئیں۔ ڈیپورٹ کیے گئے افراد میں سے زیادہ کا تعلق آندھرا پردیش سے ہے۔ امریکی امیگریشن حکام نے 21 بھارتی افراد پر 5 سال کے لیے امریکہ داخلے پر پابندی بھی عائد کر دی۔ یہ تمام افراد جعلی ویزوں اور یونیورسٹیوں کے ایڈمیشن لیٹر کی آڑ میں امریکہ میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ امریکی امیگریشن حکام نے ان افراد سے طویل تفتیش کی، موبائل فون اور ان کے واٹس ایپ ریکارڈ بھی جانچا۔ بڑی تعداد میں جعلی ویزوں اور کاغذات کے پکڑے جانے پر بھارت کو عالمی سطح پر شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ افغان طالبان نے یونیورسٹی اسکالرشپ کے لیے دبئی جانے والی 100 طالبات کو روک لیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق افغان طالبات کو متحدہ عرب امارات کے ایک کاروباری گروپ نے اسپانسر کیا تھا۔ انہوں نے 100 افغان لڑکیوں کے لیے امارات میں رہائش، یونیورسٹی کی تعلیم اور سفری اخراجات کا انتظام کیا تھا۔ لڑکیوں کو افغانستان سے لانے کے لیے خصوصی طیارے کو ادائیگی بھی کر دی گئی تھی، تاہم افغان حکومت نے تعلیم کے لیے امارات جانے کی خواہشمند طالبات کو اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ سعودی عرب سے تحفے میں ملنے والی گھڑی فروخت کرنے کے الزام میں سابق برازیلین صدر بولسونارو کو گرفتار کیے جانے کا امکان ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 2021 میں سعودی حکومت کی جانب سے برازیل کے سابق صدر بولسونارو کو تحفے میں قیمتی گھڑی اور زیورات دیے گئے تھے۔ تحفے میں ملی قیمتی گھڑی کو بولسونارو کے قریبی ساتھی نے امریکہ کے ایک مال میں فروخت کیا تھا، جس کی رقم $68,000 ہے۔ بولسونارو کے وکلاء کا کہنا ہے کہ تحائف ریاستی نہیں، حکومتی پینل بیشتر تحائف ذاتی ملکیت قرار دے چکا ہے۔ شمالی کوریا کی جاسوس سیٹلائٹ لانچ کرنے کی دوسری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ شمالی کورین خلائی ایجنسی نے بتایا کہ اس ناکامی کے باوجود ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب جنوبی کوریا کی فوج نے اس واقعے کو سلامتی کونسل کے قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اس سے قبل شمالی کوریا نے 31 مئی کو بھی ایک جاسوس سیارہ خلا میں بھیجنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ کینیڈا کی وزیر خزانہ کرسٹیا فری کو تیز رفتار گاڑی چلانے پر $200 جرمانہ کر دیا گیا۔ کرسٹیا فری لینڈ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کرسٹینا فری لینڈ کو 132 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی چلانے پر جرمانہ کیا گیا۔ البرٹا کی شاہراہوں پر رفتار کی حد 110 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ ترجمان کے مطابق وزیر خزانہ نے جرمانہ پورا ادا کر دیا ہے۔ جرمنی میں دنیا کے سب سے بڑے کمپیوٹر گیمز کا میلہ جاری ہے۔ تقریباً 2000 افراد نے افتتاحی تقریب میں براہ راست شرکت کی، جبکہ کئی ملین لوگوں نے اسے آن لائن فالو کیا۔ اتوار تک جاری رہنے والے اس میلے میں دنیا کی 1227 بڑی کمپنیاں اپنی مصنوعات کی نمائش کر رہی ہیں۔ گیمنگ دنیا بھر میں ایک بہت بڑی اور تیزی سے ترقی کرنے والی صنعت ہے۔ مارکیٹ ریسرچ فرم نیوزو کا کہنا ہے، ایک اندازے کے مطابق 3.2 ملین لوگ پی سی، کنسولز، موبائل ڈیوائسز یا کلاؤڈ گیمنگ سروسز پر گیمز کھیلتے ہیں۔
पुर्तगाल में मुनक्किद होने वाली 4 रोजा बैनुल अक़वामी नुमाइश वेब समिट में शिरकत के लिए दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 30 अगस्त है। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक आलमी नुमाइश का इनेकाद अगले माह 13 से 16 को पुर्तगाल के दारुल हुकूमत में होगा। नुमाइश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ई कॉमर्स, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, एनवायरनमेंट और तवानाई से मुतालिक आलात पेश किए जाएंगे। नुमाइश में इन सर्विसेज दरामद और बरामद करने वाले इदारे शिरकत के जरिए आलमी खरीदारों से अपने कारोबारी मामला तय कर सकेंगे, जिससे कौमी बरामदात के फिरोग और कीमती ज़र मुबादला के हुसूल में मदद मिलेगी।